आंदोलन का कैप्टन कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, जमीन की हकीकत आपको दिखाएं, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जिसे सील किया गया था किसानों को रोकने के लिए, हरियाणा ने पंजाब से लगे सभी बॉर्डर अब खोल दिए हैं। किसानों को पंजाब से हरियाणा में आने की इजाजत मिल गई है और इसी के साथ कम से कम जो पंजाब और हरियाणा के बीच हम गतिरोध देख रहे थे, क्या वो थमता हुआ नजर आएगा? तो सवाल यही, किसान आंदोलन का कैप्टन कौन? क्या वाकई किसानों को भड़काया जा रहा है? क्या वाकई किसान आंदोलन की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं? आज हल्ला बोल में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए। किसान आंदोलन पर सरकार की 3 दिसंबर की बातचीत के प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं हो रहा। बोरिया बिस्तर, डेरा डंडा, चूल्हा सामान सब लेकर किसान आंदोलन में आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर कदम पर टकराव है, घमासान है और किसान तैयार है। दिल्ली चलो आंदोलन अब दिल्ली पहुंचने को है। इस वक्त हम लोग टीकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं, एक ट्रैक्टर के अंदर, जिसमें किसान पंजाब के मानसा शहर से दिल्ली तक पहुंचे हैं। एक गांव से जब लोग निकलते हैं तो इस तरीके से ट्रैक्टर जोड़ लेते हैं। आसपास के सभी लोग हैं और वो पूरा जो सामान है गृहस्थी का, जिससे ये लोग कहीं भी जब रुकते हैं तो खाना बना सकें, गद्दे हैं पूरे ट्रैक्टर में लगे हुए अच्छे से, और 2 ट्रॉलियां जुड़ी हुई हैं। सारा सामान लेकर आए थे सभी किसान। पंजाब से भी आए, हरियाणा से, हम हरियाणा से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। हमारे भी 200 ट्रैक्टर आए जी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कितने आप लोगों ने बैरिकेड तोड़े होंगे यहाँ तक आने में? कम से 9 तोड़ दे। कृषि कानून और किसान का ये घमासान आंसू गैस पानी की बौछारें झेलता हुआ सियासत के उस बवंडर से भी गुजर रहा है, जिसमें सरकार का दावा है कि कृषि बिल किसान के हित में है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को भड़का रही हैं, वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी करार दे रहा है। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा जाए। किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रु गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया। जहां तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
इधर दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर सबसे मुखर होकर बोल रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बीते दिनों उन्होंने ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीधा कहा कि अगर किसानों को एमएसपी पर कोई दिक्कत हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसानों को भड़काना बंद करिए। कि जो किसानों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा एमएसपी वो समाप्त हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। सियासी बवंडर के बीच बवाल जारी है। इधर दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दी तो है, लेकिन शर्त है कि निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करना होगा। टकराव जारी है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ कई खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर भी आ रही है, आपको बता दें, लेकिन उससे पहले परिचय खास मेहमानों का। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि प्रेसिडेंट है हरियाणा स्टेट बीजेपी के और पूर्व कृषि मंत्री हरियाणा रह चुके हैं। भगवंत मान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद है आम आदमी पार्टी के। पवन खेड़ा जी हमारे साथ खास मेहमान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। कृष्णबीर चौधरी, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए निकले भारतीय किसान यूनियन के किसान आज रात मेरठ के दौराला टोल प्लाजा पर रुकेंगे और कल सुबह फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो ये सिर्फ अब पंजाब की बात नहीं है, इधर उत्तर प्रदेश से भी किसान पहुंच रहे हैं और रात में दौराला टोल प्लाजा पर रुकने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं धनखड़ साहब, इसका मतलब यह है कि जो आरोप आप लगा रहे थे कि सिर्फ पंजाब से तमाम किसान आ रहे हैं, वो धराशायी हो जाता है। जो आप कह रहे थे कि जानबूझकर विपक्ष और खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर भड़का रहे हैं किसानों को पंजाब के और वो आ रहे हैं, वो धराशायी हो जाता है। चारों तरफ से आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। बोलिए धनखड़ जी। आवाज नहीं आ रही। अंजना ओम कश्यप जी, हाँ बोलिए। आप ने इन कानूनों को पढ़ा है, आप भी जानकार हैं, कृष्णवीर चौधरी बैठे हैं, बाकी भी सब जानकार लोग बैठे हैं। हाँ। इन कानूनों को कुछ लोग कहने वाले काला कानून कहते हैं, लेकिन जब काला इसमें क्या है ये पूछते हैं तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये सारा का सारा आंदोलन एक अंदेशे पर खड़ा किया गया है जिसके पीछे कुछ प्रायोजन भी है। और मुझे तो आ रही है, बिल्कुल। आपकी आई, मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, जल्दी बोलिए। उनसे संपर्क ही टूट गया है। आपके पास भगवंत मान जी आते हुए, बीजेपी की यही दलील है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। इस पर आपका जवाब, खास तौर पर पंजाब के ही किसान इस तरह से उग्र होकर क्यों आ रहे हैं, यह है उनका दूसरा आरोप। और पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी इसके आड़ में, और आप इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में आने दो मनोहर लाल खट्टर पर आप लोग। तो पॉलिटिक्स किसान के मुद्दे पर हो रहा है। किस बिंदु पर सबसे ज्यादा टकराव है? पीएम बोल चुके हैं मंडी भी चलेगी, एमएसपी का भी ख्याल रखा जाएगा, तो फिर कहां पर दिक्कत है? देखिए अंजना जी, इसमें अगर मैं 2-3 पॉइंट मेरे हैं, मैं शॉर्ट में रखूंगा, कृपया मुझे बोलने दीजिए। देखिए अग्रेरियन स्टेट है पंजाब, और जो सेंट्रल पूल का आज भी हम 50% से ज्यादा देश का अनाज भंडार जो है पंजाब होता है। जब हरी क्रांति थी तो 80% तक भी जो है पंजाब से अनाज जाता था। अभी एक पहली बात तो ये है कि किसी ने किसी को भड़काया नहीं है। ये जो पंजाब के किसान अभी दिल्ली आए हैं, आज पहुंच रहे हैं बड़े बड़े काफले ट्रैक्टरों के, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं है। ये खुद की इनकी जो किसान यूनियन है, ये उनका 30-31 यूनियन इकट्ठे होके ये पिछले 2.5-3 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में। ये उग्र होके नहीं गए। उग्र कौन हुआ अंजना जी? उग्र हुआ शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, टोहाना बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान की आंख में क्या आंसू बचे हैं? क्या उनको आंसू गैस के गोले छोड़कर उनकी आंखों में से बचे खुचे आंसू निकालने हैं? वो तो पहले ही करजई है, वो पहले ही खुदकुशी का मारा हुआ खुदकुशियां कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जो ये कह रहे थे धनखड़ जी, काला क्या है इसमें? सर इसमें कानून तो काली स्याही से लिखा गया है, लेकिन इसमें एमएसपी कहीं पे नहीं लिखा गया।
इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। पंजाब और हरियाणा का जो प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, तो क्यों छेड़ा जा रहा है एक अच्छा भला चलता हुआ सिस्टम। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, मैंने कहा अगर इतनी ही क्रांति लाने वाला ये कानून है तो पूरे देश में क्रांति ला दो, पंजाब हरियाणा और यूपी और राजस्थान को इसमें से एग्जम्प्ट कर लो, छोड़ दे दो। जब क्रांति आ जाएगी तो हम भी बोल देंगे, हमें भी साथ ले लो। बीजेपी ही सिर्फ इंटेलिजेंट रह गई ये बताने के लिए बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है। किसान यूनियनों के नेता कितने एडिटोरियल लिख रहे हैं, जो संपादकीय लिख रहे हैं, जो पत्रकार, और कितने खेती के स्पेशलिस्ट जो पिछले 4-5 महीने से जब से ये ऑर्डिनेंस बन के आए थे लिख रहे हैं, क्या उनको बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं जी? तो एक तरफ से एमएसपी की गारंटी, नंबर 2 पे जो पंजाब का भी किसान है ना 80% के आसपास वो 4 एकड़ से कम है, कहते हैं जी हम बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, किसान कहीं पे भी देश में जाके अपनी फसल सकता है। आपकी मैंने पूरी बात सुनी, अब मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए, 2 सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये सिर्फ सियासी तूफान नहीं है, क्योंकि आप भी सांसद हैं, ठीक है, हैदराबाद जाके बेंगलोर जाके बेच सकता है जी, तो वहां भी बिचौलिए मिलेंगे उनको। तो कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों को खेती सौंपने का कानून है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। भगवंत मान जी, आप भी सांसद है, देश की संसद में बिल पास होने के बाद अब ये बवाल करने का क्या अर्थ है? इससे कानूनन क्या होगा? और पीएम जब ये कहते हैं कि मंडी सिस्टम और एमएसपी सिस्टम दोनों लागू रहेगा, शक क्यों होता है आपको? क्यों लगता है कि ये नहीं चल पाएगा? अंजना जी, जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तो आपने देखा था कैसे पास हुआ है। चलो लोकसभा में तो बीजेपी का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है, वो अगर डिवीजन भी दे देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां भी डिवीजन मांगते रहे, नहीं डिवीजन दिया। राज्यसभा में तो ये अल्पमत में है ना सरकार, तो वहां कैसे पास हुआ? डिवीजन मांगते रहे, जो विपक्ष के एमपी हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने पूरी रात पार्लियामेंट में जो हाँ जो इस बिल के पक्ष में हाँ कहें, जो इस बिल पक्ष में ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई। इस नादरशाही तानाशाही से ये बिल पास हुआ है। इतनी क्या आपत्ति आन पड़ी थी कोरोना महामारी में कि ये बिल लाने ही पड़ रहे हैं। खेत देखो, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, और अब सिर्फ खेती बची है, BSNL भी बेच दिया। अब खेती को भी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी है। यही दुख है पंजाब के और देश के किसानों को। हमारी मां कही जाने वाली जमीन हमसे छीनी जा रही है। पूंजीपतियों को कैसे बेच रहे हैं? एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं पवन जी आपके पास भी आऊंगी और आपके पास आऊंगी मैं। धनखड़ साहब, आपका ऑडियो चला गया था, वीडियो। पूंजीपतियों को कैसे बेच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल में ये है कि कोई भी पैन कार्ड दिखा के, और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो बाहर से, मंडी के बाहर से ही खरीद कर सकता है, और अपने साइलो बन रहे हैं यहाँ पे पूंजीपतियों के पंजाब में, वहां पे वो उसका भंडारण कर सकता है। और एसेंशियल कमोडिटी का जो बिल लाए हैं वो पास करके उस पे कोई पाबंदी नहीं है। जब मर्जी वो अपनी महंगाई उनके कंट्रोल में हो गई, जब मर्जी वो इस पर धनखड़ जी से एक जवाब लेते हैं, आप बने रहिए जल्दी से। धनखड़ जी, इस पर जवाब दीजिए आप। क्या पूंजीपतियों पर, पहले सवाल सुनिए सर, पहला सवाल सर स्पेसिफिक सवाल है प्लीज, क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा या सिर्फ मंडी में जहां पर किसान बेचेगा वहां पर लागू होगा? यही चिंता है उनकी कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होंगी वो खरीदेंगी मनमानी कीमत पर। क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा? क्या आपने बिल में ये इंश्योर किया है, हाँ या ना? अंजना ओम जी, थोड़ी बात और बतानी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपकी बात पर भी आता हूँ। आंदोलन है अंदेशे का भी, गन्ने उगा लो, बोला गन्ने गांव वाले खा जाएंगे, पहले गांव वालों को ही देख लो। इस अंदेशे के साथ ये आंदोलन खड़ा किया गया है कि जो हुआ नहीं है, जो विषय होने वाले की बात करके ये आंदोलन खड़ा किया गया है। सरकार एक बात की ही गारंटी देती है कि एमएसपी पर मंडियों में खरीद होगी। हरियाणा पंजाब में जैसे पहले होती थी, देश के 10 राज्यों में गेहूं खरीदा जाता है, 23 राज्यों में धान खरीदा जाता है, उसी प्रकार से खरीद होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और कानून डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए है, जिससे मंडी में बाहर ज्यादा मिले, और मंडी में बाहर ज्यादा मिलता है तो किसान वहां बेचे, अगर मंडी में से बाहर अगर ज्यादा नहीं मिलता है तो किसान मंडी में बेचे। 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक रेल पहले से जाती है, एक बस चलाई गई है। अगर बस में बेटरमेंट है तो बैठे, नहीं तो रेल यूं ही चलेगी, यूं ही एमएसपी रहेगा, यूं ही मंडियां चलेगी। और 1.5 लाख करोड़ की खरीद होती है, उसमें से 90,000 की करोड़ केवल हरियाणा पंजाब में से होती है। हरियाणा और पंजाब की मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी। ठीक है, मान साहब एक जवाब इस पर देना चाह रहे हैं, एक काउंटर पॉइंट है भगवंत मान जी। अंजना जी, यही तो ये चाहती हैं कि मंडी सिस्टम को खत्म कर दे। अगर बाहर से कुछ साल हो सकता है 1-2 फसल का
भाव एमएसपी से भी ज्यादा दे दे, लेकिन जब उनका कंपटीटर खत्म हो गया कॉर्पोरेट का, पूंजीपतियों का, तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। इससे पहले भी 22 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन धान और गेहूं के सिवा कहीं नहीं मिलती, वो भी पंजाब हरियाणा में। अगर एमएसपी मिलती तो यूपी और बिहार का धान जो है वो चोरी छुपे पंजाब में बिकने ना आता। तो इसीलिए यही तो एमएसपी नहीं मिल, अगर एमएसपी अभी भी नहीं मिल रहा है किसान को, तो वो तो कृषि बिल की वजह से नहीं हो रहा ना भगवंत मान जी। अब 4-5 टॉपिक को इकट्ठा कर दीजिएगा तो कैसे होगा? धान और गेहूं पर मिल रहा है अंजना जी, 1840 रुपए इस बार धान बिका है, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा वो मंडी के बाहर अपना कंपटीटर, जो उसके छोटे छोटे आड़तिया बोलते हैं उसको, जिनको ये बिचौलिए बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, जो दुख सुख में साथी रहता है किसान का। सुषमा स्वराज जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि एटीएम तो बाद में आया है, जो पुरातन एटीएम है आड़तिया, जिसको ये दलाल बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, वो दुख सुख में काम वही आता है। पूंजीपतियों के पास जाकर आधी रात को कोई किसान अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं मांग सकता। वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बड़े बड़े और उनकी मर्जी चलेगी और कहीं भी नहीं जा सकते। उनके साथ कौन से वकील करके लड़ाई करेंगे? यही दुख है कि ये मंडीकरण सिस्टम को बिल्कुल फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है मान साहब बने रहिए। पवन खेड़ा जी, उसके बाद में धनखड़ साहब आपके पास आ रही हूँ। पवन खेड़ा जी, आड़तिये कह लीजिए, बिचौलिए कह लीजिए, उनको हटाने के लिए कि कैसे सीधा किसान को फायदा हो, ये कांग्रेस पार्टी की भी पहले से सोच थी। आज उन्हीं आड़तियों की बात सामने रखकर कह रहे हैं कि उनको देखिए टारगेट कर रही है बीजेपी। सवाल यही है कि ये वही बिल है ना सर जो आप ही एक रिफॉर्म लाना चाहते थे, और इसी पुराने तमाम आपके नेताओं की बात है जिसमें वो भी कृषि रिफॉर्म करना चाहते थे। फिर इस पर बवाल को वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर किसानों को उकसा रहे हैं। आपका जवाब? अंजना जी, जो रिफॉर्म हम ला रहे थे, हमारे मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा है, फार्म मार्केट्स। आज भी एपीएमसी का कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं वो बहुत विस्तृत होता है, कई किसान एपीएमसी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम तो उसमें और ज्यादा बात कर रहे थे कि फार्म मार्केट हर 2-3 गांवों के बीच में, हर 2-3 किलोमीटर पे एक फार्म मार्केट होना चाहिए। हमारा तो मैनिफेस्टो ये कहता है। अभी जो ये हो रहा है, बड़ी सफाई से धनखड़ साहब कहते हैं कि मंडियां भी चलती रहेंगी। आप देखिए, मंडी में 2 फीस लगती हैं, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। ये तो प्राइवेट जो खरीदार आएगा उस पर तो ये लागू नहीं होगा। तो मंडी तो वैसे ही नुकसान पाकर खत्म हो जाएंगे। मंडी को ये यूं अनाउंस करके बंद नहीं कर रहे, लेकिन मंडी को ये नुकसान पहुंचाकर बंद करने की स्थिति पर ले आएंगे। इस कानून के जरिए इन्होंने ये निश्चित कर दिया है। अब आपने देखा 2 महीने पहले संसद में एमएसपी जब हटाया गया तो संसद में पारित करके हटाया गया, तिलहनों पर हटाया गया, कई दालों पर हटाया गया। लागू करने के वक्त तो मौखिक बात करते हैं, हटाने के वक्त लिखित होता है। तो ये बात अब लोगों को भरोसा इसलिए भी नहीं रहा कि ये वो सरकार है जो संविधान की शपथ लेकर जीएसटी राज्यों को नहीं दे पाई। तो इनके मौखिक आश्वासन पर कोई किसान कैसे मान लेगा कि ये एमएसपी देंगे? तो इसलिए अब इनको ये बात तो इसमें डालनी ही चाहिए कि एमएसपी मिलेगा, और कोई अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये प्रावधान डाल दीजिए, आधी समस्या तो यहीं समाप्त हो जाएगी। वो कह रहे हैं लिखित में चाहिए। ये नहीं, 2 बातें मैं इनकी बात पे कहना चाहता हूं। पवन खेड़ा जी की बात पे, इन्होंने जो लिखित में दिया, कानून बनाया पंजाब में किसानों को पूरा करने के लिए, अभी जो कैप्टन उसमें लिखा किसान से कोई जबरदस्ती लेगा तो जबरदस्ती शब्द क्यों डाला? आप सब पे करते। दूसरी बात, इन्होंने कोई उसके लिए मंडी में अगर कोई भी नहीं लेगा एमएसपी पे तो खरीदने की, दुकान खोलने की कोई बात नहीं की। 60,000 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार खरीदती है पंजाब से कनक और झूना, 30,000 करोड़ से खरीदती है हरियाणा सरकार, और मार्केट फीस भी केंद्र सरकार दे को भी हरियाणा 2,000 करोड़ कमाते हैं, बल्कि 3,000 करोड़ कमाते हैं, हम 1,000 करोड़ कमाते हैं। कौन सी कमाई की बात कर रहे हैं? सारी कमाई, मैं कृषि मंत्री रहा हूं, सरकार की बहुत बड़ी कमाई केंद्र सरकार से होती है केवल ये लेके। और ये तो वहां ना मक्का खरीदते ना और कोई फसल खरीद। हम हरियाणा में बाजरा खरीद रहे हैं, हम हरियाणा में सरसों खरीद रहे हैं। जो कानून बनाना चाहिए था उसमें केवल केंद्र सरकार के, मतलब माल मोदी का और कमाल कैप्टन का, केवल और केवल झूठ की राजनीति करने पर आगे बढ़े हुए हैं। इनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये है, इनकी हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में ये है, इनके घोषणा पत्र में ये है। जब हमने किया तो बात अलग, वो करेक्ट वो चलता है ना, हम करें तो रासलीला और डॉट, ये वो लोग हैं। आप इनके बयान देखिए, राहुल जी का बयान देखिए, सुरजेवाला का बयान देखिए, आप मक्कन जी के बयान, कपिल सिब्बल जी का, ये सब वही लोग हैं। लेकिन
राजनीति के लिए गुमराह कर रहे ठीक हैं है। किसानों को ये लोग। जल्दी से पवन जी कुछ इसका देना छोटा नहीं सा जवाब, चाहते। फिर सोनिया योगेंद्र गांधी यादव जी भी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि वो आप भी यही करना चाहते थे, वो करे तो बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के उकसा रहे हैं किसानों को, सिर्फ पंजाब से ही किसान आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, काफी लोगों के पॉइंट्स इकट्ठे करके बस इसका जवाब दे दिया, कोई इसमें तथ्य और कोई सत्य नहीं दिखाई दिया। आज प्राइस फिक्सेशन कैसे होता है, धनखड़ साहब तो मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। मंडी में परस्पर कंपटीशन में प्राइस फिक्सेशन होता है और एमएसपी एक बेंचमार्क होती है। आप जब कहेंगे कि कोई बड़ा व्यापारी खेत पर जाकर खरीद लेगा तो क्या प्राइस फिक्सेशन होगी कि कौन सी फसल खरीदेगा, कौन आदमी है जो खरीद रहा है, कितनी फसल खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है, इसका लेखा जोखा अब सरकारों के पास नहीं रहेगा। तो कौन कितना होर्डिंग कर रहा है, भंडारण कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, इसका आपके पास कोई अकाउंट नहीं रहेगा। तो आप सीधे सीधे जमाखोरों के लिए ये बिल लाए हैं, ये हमारा आप पर आरोप है और ये आरोप बड़ा पुख्ता है। आप बता दीजिए अगर ये गलत है तो, अगर गलत होता तो आप हमारी बात मान लेते। बताइए ना आप, कैसे प्राइस फिक्सेशन होगा, कौन तय करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा धनखड़ साहब को कि किसी के खेत पे जाकर एक व्यापारी कितने में जाकर क्या सामान खरीद कर लाया और कितना खरीदा। आपने तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो नया आप लाए हैं उसमें तो यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना किसी ने होर्डिंग कर रखा है। ठीक है, इसका जवाब धनखड़ साहब एक साथ दीजिएगा। ठीक है पवन साहब, जो आप कह रहे हैं जमाखोरों को फायदा होगा इससे, योगेंद्र यादव जी। अंजना जी, मैं समझता हूँ कम से कम आज के दिन तो ये तर्क जो पिछले 2 महीने से चले आ रहे थे वो बंद हो जाने चाहिए कि किसानों के हित में है। उस दिन जबकि हजारों किसान सर्दी में पानी की बौछार झेलते हुए, तमाम बैरियर को तोड़ते हुए, तमाम दुख तकलीफ सहते हुए दिल्ली के दरवाजे तक आए हैं, कम से कम आज ऐसा सोचना कि नहीं भाई बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं कि क्यों आए हैं यहाँ पे, वो शायद उचित ना। ये वो कानून है जो किसी किसान संगठन ने आज तक नहीं मांगे। या बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे 2-3 निवेदन करूं। पहला, आप मुझे उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसकी राय करके ये कानून बनाए गए थे, या आप मुझे इस देश के उस एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए जो कि इन तीनों कानूनों का समर्थन करता हो, जमीन पे चलने वाला किसान संगठन हो। मैं आपको याद दिला दूं कि आरएसएस का भारतीय किसान संघ भी इसका समर्थन नहीं करता है। दूसरा, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर एमएसपी को कानूनी बनाने का विचार गलत है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे 2011 में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस जमाने के थे, उनसे ये मांग क्यों की थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। मुझे आप ये भी बता दीजिए, अगर 1 नेशन 1 मार्केट आप इस कानूनों से बनाने वाले हैं तो मेरे हरियाणा में आज भी उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं आके बेच सकता? राजस्थान का किसान हरियाणा में आता है तो उसके ऊपर क्यों पेनल्टी लगाई जाती है आज भी? अगर आप स्टॉक की लिमिट हटाने वाले हैं तो आपने आलू और प्याज में पिछले ही महीने स्टॉक की लिमिट क्यों लगा दी थी? कोई नीति तो होगी इस चीज की। जवाब दीजिए जल्दी से धनखड़ जी, फिर मैं आ रही हूँ। उससे पहले लेकिन मुझे लगता है चौधरी जी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। चौधरी जी कह रहे योगेंद्र जी भी कि कोई ऐसा किसान संघ नहीं है जो इसके समर्थन में खड़ा है। हमने सुना आप समर्थन में है कृषि बिल के। योगेंद्र जी पिछले 20 सालों से हर सरकार से मांग की जाती रही है कि आड़तियों के द्वारा देश में किसानों का शोषण किया जाता है। आड़ती किसानों को पूरी तरह से लूटमार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय हैं, उन तक का नाम आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप एनएसी में रहे हैं यूपीए की सरकार में, उस समय हमने कहा, तब तो आप सब लोग बाजार खोलने की बात करते थे, तब तो आपने ये बात कहा कि हाँ बाजार खुलना चाहिए, किसानों को बिचौलिए शोषण करते हैं। आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि जब आपने मंडी की बात है, मंडी का जो टैक्स है वो प्रदेश सरकारों का है, प्रदेश सरकार खत्म कर दे, पंजाब की सरकार मंडी का टैक्स खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है प्रदेश सरकार मंडी पे टैक्स लेती है? ना ले, अगर वो इतनी हिमायती है। और उन्होंने अभी जो कानून बनाया, गेहूं और धान लिखा है उसमें सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य का, और उसमें 98% एमएसपी पर प्रोक्योर होता है। खाद्य सुरक्षा कानून के लिए केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो एमएसपी पर जैसे खरीद हो रही थी उसको कंटिन्यू करना उसका दायित्व बनता है, कानूनी अधिकार है खाद्य सुरक्षा कानून को, उसको नहीं हो सकता।
और तीसरी पॉइंट पे आप आ जाइए। अगर एक चीज का मोनोपोली अभी तक थी, उस मोनोपोली के, मंडी के आड़तियों की मोनोपोली को तोड़ा जाए तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। भगवंत मान जी इसका जवाब देंगे। अगर 4 बायर होंगे तो उसमें दाम मिलने का, उचित दाम मिलने के ज्यादा चांस है। अभी तक तो मोनोपोली थी। कल तक तो सब लोग कहते थे बिचौलिए चोर हैं, बिचौलिए लूट रहे हैं। 5 रुपए किलो आलू का नहीं मिलता, 5 रुपए किलो खीरे का नहीं मिलता, और वही आलू, खीरा, टमाटर, भिंडी शाम को नहीं, दोपहर को ही किसान घर पहुंचता है, वो 20 रुपए किलो बिकता है। तो अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात है, आपने एक बात सही कही कि गांव-गांव में मंडी होना चाहिए। 22,000 हाट हैं। इस सरकार से हमने कहा कि गांव में किसानों की मंडी बनाई जानी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खड़े होने, हम उनको गलत दिशा और गलत दशा पे क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जवाब हमारा ये फर्ज बनता है। आजादी के बाद सबसे पहला संगठन है। इस देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने कहा था कि इस देश के किसानों को बाजार से जोड़ेंगे तभी किसान बचेगा, और हम किसान को आज तक की सरकारों ने बाजार से काट के रखा। यह अपराध नहीं था तो क्या था? मेरे कुछ सवाल हैं आज देश के तमाम राजनीतिक दलों के सामने। जवाब दीजिए भगवंत मान और जी। दुख होता है मुझे कहते हुए कि सरकारों में बैठ के किसानों को यूज किया जाता है। आज पंजाब का इलेक्शन दिख रहा है तो आज पंजाब में आग लगा दी। भोले भाले लोग हैं, उनको भड़काया जा रहा है, उनको कुछ भी कह दो। अरे मीटिंग करिए, सरकार से बात करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम लोगों का भी मिलना चाहिए। जवाब सुनिए ना। लेकिन जब बात ही नहीं करनी, भगवान जी नहीं करनी, बस कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो, ये क्या सिखाया जा रहा है? किसान आंदोलन का कैप्टन कौन, हल्ला बोल में आप बहस देख रहे हैं। जल्दी से भगवंत मान जी को दिखाइए। भगवंत मान जी, बहुत सारी बातें कृष्णवीर चौधरी ने कही हैं। उन्होंने कहा एक ऐसा मौका आया है जब बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बाहर निकलने का, बाजार से उन्हें सीधे जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। आप लोग उसको सीधा रोक रहे हैं। जवाब दीजिए मान साहब। देखिए अर्चना जी, इन्होंने जो बात कही है चौधरी साहब ने कि पंजाब सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो मंडी का टैक्स बंद कर दे। पहली बात तो मैं, चौधरी साहब आप मेरे से सीनियर हैं, आप बड़े बड़े संघर्षों में आप जाते रहे हैं। मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मैं भी खेती करने वाले परिवार से आता हूं। पहली बात तो जो ये टोटल ना जो 8-8.5% बन जाता है, ये जो मंडी टैक्स है आड़ती का लगा के, जब मार्केट फीस लगा के, तो ये बायर को लगता है सर किसान को तो 1 रुपया नहीं देना पड़ता उसमें से, सिर्फ बायर। और पंजाब की, धनखड़ साहब कह रहे थे, पंजाब का जो फसल का है ना, रबी और खरीफ का 3600 करोड़ के आसपास कलेक्शन होती है मंडीकरण बोर्ड को। और वो मंडीकरण बोर्ड वही है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज होता है, जो लिंक रोड्स मंडी बनाने के लिए। पंजाब में हर 2-3 गांवों के बाद हर 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस रेडियस में मंडी है। और किसानों को कोई औजार देने हो सब्सिडी पे, कोई बेमौसमी बरसात होगी, फसल खराब होगी, मुआवजा देना हो, तो उसी पैसे से दिया जाता है। अब केंद्र सरकार क्या कर रही है? टकराव की स्थिति, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रोक लिया। पहले आप हड़ताल बंद करो, धरने बंद करो, क्यों जी? पैसा क्यों रोक लिया? और जिस तरीके की बैरिकेडिंग की जा रही है, वैसे अगर पंजाब से हमने दिल्ली जाना हो तो हरियाणा का एक बॉर्डर है, लेकिन जैसे जोगिंदर यादव जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि कितने बॉर्डर पार करने पड़े। अगर खनौरी से निकल गए तो नरवाना, नरवाना से निकल गए तो चीन, चीन से निकल गए तो रोहतक, शंभू से निकल गए तो अंबाला, अंबाला से निकल गए तो शाहबाद, शाहबाद से निकल गए तो करनाल, करनाल से निकल गए तो पानीपत, सोनीपत। मतलब ये तो आर्मी करती है सर कि अगर कोई, हम ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, हम ये पुल तोड़ देंगे, उनको रोक लेंगे। तो ऐसे किया जा रहा है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, जैसे कोई दुश्मन देश हो। अमेरिका पाबंदी लाता है ईरान पर, आर्थिक पाबंदियां, यूएनओ लगाता है नॉर्थ कोरिया पर, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बीजेपी की केंद्र की सरकार, हम अपने ही स्टेट पर पाबंदियां लगा रही है। हम आपका आरडीएफ रोक लेंगे, हम आपके ट्रेनें नहीं चलाएंगे, आप भूखे मरोगे, आपका कोयला बंद कर देंगे। तो मतलब हद है। धनखड़ साहब, क्या वो कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते? अंजना ओम कश्यप जी, बड़ी खरीद, बिल्कुल ठीक कहा भगवंत मान जी ने। बड़ी खरीद 60,000 करोड़ की पंजाब से होती है, 30,000 करोड़ की हमारे यहाँ से होती है, 3600 करोड़ इनके यहाँ जो है मंडी टैक्स जाता है, और हमारे यहाँ भी जो 1800 करोड़ आता है, ये केंद्र सरकार ही देती है। और केंद्र सरकार ने कहा ये बंद नहीं हो रहा,
ये तो अंदेशे की बात में चले जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये भी जवान है, हम भी जवान है, ये मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा, बाद में देख लेंगे। केवल अंदेशे के आधार पर स्टेट को पूरी को आंदोलन रद्द कर देना, रेलवे बंद कर देना और इस प्रकार के जत्थेदारी चला देना, केवल ये किसान अपने हैं ना, या आप इनको कांग्रेसी कार्यकर्ता मान रहे हैं? बिल्कुल बात कीजिए ना, ये 3 दिन अभी कहाँ बुराड़ी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये किसान? क्यों 3 दिसंबर की बात हो रही है? कसम जी, नहीं 2 बार पहले बुलाया गया, केवल एक ही बात है कि रद्द करो, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। हमने 3 सांसद भेजे, मैं खुद साथ लेकर आया, तोमर साहब के साथ बैठकर बात हुई, लेकिन जिन्होंने बात नहीं करनी वो बाहर से ही चले गए। बात ही नहीं करनी, केवल रद्द करना है। जो बात नहीं करना चाहते, ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है अंजना कश्यप जी, ये विकल्प दिया गया है। एक पुरानी व्यवस्था यूं ही चलेगी, एक नया विकल्प है, मंडी की रेल यूं ही चलेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग की एक बस दी गई है। उस बस को जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो एफपीओ वाले हैं, उसके लिए है। आप उससे क्यों परेशान हो रहे हो और उनकी सुविधा को क्यों बंद कराना चाहते हो? अगर कोई किसान अपना भाव अच्छा ले सकता है, मैं अगर सड़क पे खड़े होकर प्याज बेच रहा हूं तो मैं भाव बताऊंगा किस भाव बेच रहा हूं, और मैं मंडी में ले जाऊंगा तो मंडी वाला व्यापारी बताएगा कि 5 रुपए किलो लेगा, 4 रुपए किलो लेगा। मुझे एक आजादी मिल रही है, और जिसमें किसान को ये आजादी मिल रही है। मेरे यहाँ 1 लाख प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो इसके पक्ष में कहते हैं कि रहना चाहिए। पंजाब में भी हैं। आपकी मंडी यूं ही चलेगी, आप केवल अंदेशा खड़ा करके पंजाब को आंदोलन में झोंक रहे हैं, किसानों को आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं। ये गलत है, अंदेशे के आधार पर ऐसे आंदोलन। हम सब जवान लोग इस बहस में बैठे हैं, हम सब यही रहेंगे, एमएसपी नहीं रहेगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कुर्सी छोड़ देंगे एमएसपी बंद हो गया तो, मानने को तैयार नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको समझा दीजिए ना, आप समझा भी नहीं पा रहे हैं उनको, पता नहीं ऐसा। आप बहकाना बंद करिए, तब समझाने की बात। बड़े हुए हम तो, आप बहकाना बंद करिए। कब तक बहकाएंगे उनको? बहकाना नहीं है सर, लगातार बहकाए जा रहे हैं। बीजेपी रह गई। भगवंत मान साहब इतना, ये वही लोग हैं जो कहते थे भाखड़ा डैम पड़ा, जब इन्होंने कहा था बिजली, पानी में से बिजली निकाल ली है, ये वो बहकाने वाले लोग हैं। उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं ये, कि पानी में से बिजली निकाल लीजिए। भाखड़ा डैम पर आया जब ऐसी बातें चलाई थी लोगों ने किसानों के बीच में जाकर, बहकाने का काम मत करिए, सही बात बताइए। भगवान जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं खेड़ा साहब के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं आप लोग उकसा रहे हैं किसानों को, बहका रहे हैं, जिसकी वजह से ये गुस्सा आ रहा है। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, संविधान देता है। इन्होंने इन तीनों बिलों में एग्रीकल्चर नहीं लिखा, ट्रेड लिखा और फार्मर लिखा है। बोलने दीजिए धनखड़ जी, बोलने दीजिए। इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का वादा करके शांता कुमार की रिपोर्ट लागू कर दी। जब भी देश में कोई कानून बनता है ना, लोग मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार बीजेपी की जब भी कोई कानून बनाती है, लोग सड़कों पर आते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे ये बिल हो। मतलब कब किसानों ने कब किया था आंदोलन कि हमें ये बिल दे दो वरना हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हमारी आय खत्म। कब कहा था लोगों ने कि नोटबंदी कर दो वरना ये जो ब्लैक मनी है वो पता नहीं कहां। कब कहा था कि जीएसटी लेके आओ। टीवी पे थोड़ा और आइए, कभी कभी आते तो देखिए, एक दिन ही में आप नोटबंदी, किसान, सारे मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आइए, डिबेट में तो अलग अलग टॉपिक पे चर्चा होगी। ऐसे कानून ही क्यों लाए जा रहे हैं आधी रात को, जिनका विरोध होता हो? पवन खेड़ा जी, लोगों कानून क्यों नहीं लाए जा रहे? जी पवन खेड़ा। अंजना जी, हाँ अंजना जी, मुझे अभी तक उत्तर धनखड़ साहब से नहीं मिला कि कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के पास लेखा जोखा हो, कौन सी फसल कितने में किसने खरीदी और कितनी खरीदी। नंबर 2, ये कहते हैं हम उकसा रहे हैं किसानों को। अभी तक तो कहते थे पंजाब के किसानों को उकसा रहे हैं, अभी आप ही के चैनल पे मुझे मालूम पड़ा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान आ रहे हैं। आप अकाली दल जो आपका पार्टनर था, अलाय था, उसको तो समझा नहीं पाए, उनको भी हम उकसा रहे हैं क्या? बताइए बादल जी को क्या कैप्टन साहब ने बुला के उकसाया होगा? तो बोलने से पहले सोचा कीजिए और पहले अकाली दल को मना लीजिए, उसके बाद बात करते हैं किसानों से भी। पहले उनसे तो बात करिए, उनको तो पहले आश्वस्त करिए, वो तो आपके अपने थे, बहुत सालों से, दशकों से आपके पार्टनर रहे। जी 2 लाइन का जवाब, वक्त की कमी हो रही है, जल्दी से। बिल्कुल 2 लाइन आपके साथ ही चल गए, बिछड़े सभी बारी बारी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक छोटी रियासत में 2 कुएं थे, एक कुएं कुछ भांग पड़ गई तो लोगों ने पानी पिया और कहा राजा को हटाओ, राजा को हटाओ। तो वजीर से पूछा राजा ने, हम क्या करें? बोले हम भी उसी कुएं का पानी पी ले। तो बादल आपने कैप्टन के कुएं का पानी पी लिया। सड़क पे सब आपको लग रहा है सब भांग पी के आए माहौल में। कुछ नहीं, ये नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो कैप्टन के कुएं का पानी पी गए। बादल साहब मैं उनके लिए कह
चौधरी जी बात को मोड़िए और मत। आप सब और मैं किसान ये रहे बता रहा हूँ, हम हरियाणा, ऐसा हम मत करिए। हरियाणा, आप किसानों मैं पर इनकी बात आरोप का लगा उत्तर रहे हैं देना कि चाहता हूँ यहाँ पर राजीव, अच्छा उदाहरण कि नहीं था हम सर। किसानों पर नहीं लगा रहे, यहाँ कांग्रेस पर पर जब लगा रहे हैं। किसानों आप के लोग दर्द की इस्तेमाल बात कर रहे हो रही हैं, है, उदाहरण आपको कांग्रेस चाहिए पार्टी किसानों इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस इस तरह ने का खुद कहा उदाहरण है मत शैलजा कीजिए, जी ने गलत बात मत कि करिए। कंधे मिलेंगे नहीं, तो कंधे के अपमान ऊपर मत क्यों नहीं करिए चलाएंगे किसानों का। आप ये उनको एक तो नहीं ये पीड़ित कर रहे हैं, मैंने उसके कहा बाद जिसके अपमानित लिए और कर कहा रहे हैं, गलत बात। नहीं, माफी नहीं मांगिए बिल्कुल किसानों नहीं, से, ये कोई बात मैंने- तरीका नहीं, जो तरीका मैंने गलत कहा- है। इस तरह की समझाना तो आप ही को पड़ेगा पहले ना। आप माफी भगवान मांगिए, मांझी, बादल जल्दी के से लिए ब्रेक का कहा। टाइम हो गया। भगवान माफी मांझी, जल्दी मांगिए से किसानों से। बादल के लिए कहा। आक्रोश में अन्नदाता है, सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष सियासत पूरे मुद्दे पर कर रहा है, किसानों को उकसा रहा है, बवाल थम नहीं रहा है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।